कोरोना के पहले हमने स्कूल स्टार्ट। नमस्ते, प्रणाम। मैं अभिजीत कुमार, आप सबका भाई, आप सबका दोस्त। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में और उनके सोच के बारे में जो एक छोटे से गांव से होकर भी उनके सोच के कारण पूरे गांव का भविष्य बदलने जा रहा है। और आज बहुत खुशी का बात है कि हमारे पॉडकास्ट विद अभिजीत में रोहित आनंद जी बैठे हुए हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं रोहित आनंद जी का। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, आपका और आपके पॉडकास्ट के बहुत ऊंचे बढ़ने के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं इसके लिए भी बहुत धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले सवाल पे आते हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका स्टार्टिंग फेज कैसा था और ये जो आपने स्कूल खोला है इसका आइडिया कब और कैसे आया? स्टार्टिंग फेज की अगर बात करें तो ये कोरोना के पहले हमने स्कूल स्टार्ट कर दिया था, बट ड्यू टू कोरोना जब सारी चीज़ें बंद हो गई थी तो ये भी बंद हो गया था। और बात रही आइडिया की, तो मुझे लगता है कि हम अगर जन्म लिए हैं, अगर धरती पे आए हैं तो थोड़ी सोच हमारी बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जो बेसिक शिक्षा ग्रहण की है उसके हिसाब से मैं आज भी अगर चाहता या ऐसा फैमिली का प्रेशर होता तो मैं बाहर दिल्ली बॉम्बे कहीं भी, क्योंकि हमारे यहाँ तो जॉब है नहीं, तो दिल्ली बॉम्बे रह के और मैं एक हेल्दी सैलरी ले सकता था काम करके। बट उसमें क्या होता, सिर्फ मेरा खुद का बेनिफिट होता, मेरे बच्चे मेरे फ्यूचर हो सकते थे सिक्योर। लेकिन स्कूल के पीछे मेरा मोटिव है कि मेरा ये सोच है कि आज आप अगर कहीं हो और भगवान ने आपको किसी लायक बनाया है, आपको चीज़ें अगर आपके पास अच्छी है तो आपको थोड़ी सोसाइटी को भी वापस रिटर्न करना चाहिए। अगर आप देखो स्कूल, क्योंकि मैं स्कूल को, इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इस जगह को बहुत अच्छे से इसलिए जानता हूँ क्योंकि ये हमारा जन्मभूमि भी है और अब ये हमारा कर्मभूमि भी है। सर, आपका और आपके स्कूल का मेन विजन क्या है? सबसे पहले तो हमारा गोल है, चूँकि बिहार और उत्तर प्रदेश जाना जाता है IAS IPS पैदा करने के लिए, बनाने के लिए। लेकिन जैसे आप अभी हालिया परफॉर्मेंस देख रहे हैं, हमारे वैभव सूर्यवंशी, हमारे ईशान किशन, जो भी हमारे लोग हैं वो बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं इन सेंस कि मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में अगर भारतीय क्रिकेट में देखिएगा तो बिहार का दबदबा होने जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी ने किया, हाँ चूँकि वो झारखंड के हैं लेकिन उनका जन्म तो बिहार है, तो कहीं ना कहीं वो खुद को बिहारी कहें। वैसे ही हमारे स्कूल का एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य जो 10 साल के लिए है कि हमारा बच्चा कोई ओलंपिक में अपने देश को रिप्रेजेंट करे, ना कि सिर्फ टेंजनाइट को रिप्रेजेंट करे, ना कि सिर्फ चिरांद लोदीपुर डोरीगंज को रिप्रेजेंट करे, ना कि सिर्फ छपरा बिहार को रिप्रेजेंट करे, देश को रिप्रेजेंट करे। और भी चाहते हैं कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हों वो कहीं इस चीज़ के लिए नहीं दौड़े या इस चीज़ के रेस में नहीं पड़ जाएं कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलता है या कहीं नौकरी नहीं मिलता है तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य यही होता है कि हम बच्चों को काबिल बना दें, और एक बार आप किसी भी बच्चे को काबिल बना दोगे तो कामयाबी फिर आगे पीछे अड़ोस पड़ोस वो घूमते रहे, हाँ आसपास की बात हो जाती है, फिर रिश्तेदारी हो जाती है कामयाबी से। सही बात है सर। सर, सभी पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैं मैसेज देना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा आप टेंजनाइट में ही आके पढ़ो या एकाग्रता में ही आके पढ़ो। मैं कहूँगा कि आपको लगता है कि आपके बच्चों के लिए जो बेस्ट है, और मैं कहूँगा कि आप कभी भी स्कूल में किसी भी बच्चों का एडमिशन कराने जाएँ कहीं भी, तो उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो स्कूल का विज़न है, जो स्कूल का काम है, स्कूल कैसे रन करता है, स्कूल कैसे काम करता है, आपको इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए एक बार। इसलिए नहीं कि आप किसी बच्चे को एडमिशन इसलिए करा रहे क्योंकि वो विद्यालय 4 मंजिला है, वो विद्यालय 8 मंजिला है, उनके पास एफिलिएशन है। एट द एंड मुझे लगता है ना कि एफिलिएशन इज़ अ थिंग बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर आप बच्चे को भेड़ बकरी की तरह किसी ऐसे विद्यालय में भेज दे रहे हो जहाँ बच्चा आ रहा है, जा रहा है, थक जा रहा है, सो जा रहा है, कुछ प्रोग्रेसिव नहीं कर रहा है, तो आपको एक बार इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। और वाई वी आस्क टू कम एंड विजिट टेंजनाइट, बिकॉज टेंजनाइट में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है जो इस उम्र में आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है। और हम हर एक बच्चे को पर्सनली टारगेट करके पिक करके, जो कमज़ोर होता है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो अच्छे होते हैं उन पे भी ध्यान देते हैं, उन पे और ज़्यादा अच्छे ध्यान देते हैं, क्योंकि और अच्छा सुधरने का असर कोई लिमिट नहीं। जैसे पढ़ने का कोई लिमिट नहीं होता, वैसे सुधरने का और अपग्रेड करने का कोई लिमिट नहीं। आप जितना चाहो उतना खुद को अपग्रेड कर सकते हो। सही बात है सर। आपका जो स्कूल है इसका फ्यूचर प्लान क्या है? स्कूल को लेकर आपका फ्यूचर प्लान क्या है? स्कूल तो सर सबसे पहले स्कूल मेरा नहीं है, वो टेंजनाइट एक पूरे परिवार से मिलके चलता है।
और मैंने कभी नहीं कहा कि आप मुझे ओनर कहो या ऐसा कुछ कहो कि मैं स्कूल का सोलली ओन करता हूँ। वो स्कूल बिना परिवार के कुछ नहीं है, बिना परिवार इन द सेंस कि बिना टीचर के कोई स्कूल नहीं होता, बिना बच्चों के कोई स्कूल नहीं होता। आज सारे शिक्षक हैं तभी वो टेंजराइट की तरह चमक रहा है। तो हमारा स्कूल जो है वो इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि आने वाले 10 साल में शिक्षा पाने के लिए जो बच्चे बाहर जाते हैं, क्योंकि मैं खुद बाहर जाके पढ़ा, शिक्षा पाने के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज के कारण जो बच्चे बाहर जाते हैं उसके लिए बाहर ना जाएं। हमारा जो स्कूल का प्लान है, मुझे लगता है कि 1 से 2 साल में हमारे स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटीज शुरू हो जाएगी। फिर लेटर ऑन उसमें नर्सिंग, ANM, GNM, आपके B फार्मा, ये सारे बेसिक कोर्सेज जो हैं, उसके बाद कॉलेजेस का प्रोसीजर है। तो ये एक क्रोनोलॉजी है, एक बार इसमें हम सेट हो जाएं, उसके बाद चीज़ धीरे धीरे, मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में, मैं ये कह के जा रहा हूँ, भगवान करे कि आप आने वाले 10 साल में क्योंकि ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रही है, हो सके 200 मिलियन आपका रीच सब्सक्राइबर हो जाए, तो तब भी ये कहूँगा कि आज से 10 साल पहले मैंने क्या कहा था और आज मैं कहाँ हूँ। क्योंकि अगर मैं रह गया तो मैं परिवर्तन ले आके रहूँगा, ये बात पक्का है। बहुत अच्छा लगा सर आपका सोच देखकर। अब चलिए सर रैपिड फायर की तरफ चलते हैं हम। जी। तो कुछ सर रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन है सर, स्कूल या बिजनेस? स्कूल। बिजनेस इज अ बाय प्रोडक्ट। डिसिप्लिन या टैलेंट? फर्स्ट डिसिप्लिन। विलेज या सिटी? विलेज। ड्रीम फॉर स्टूडेंट, सक्सेस और कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस। सर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ के लिए कुछ कहूँगा, क्योंकि मैं भी यूथ हूँ और इस चीज़ को बड़ा समझता हूँ। यूथ को कहूँगा कि आप हर चीज़ के साथ साथ समाज उत्थान का भी काम करें और सही तरीके से बहुत पैसा कमाएं, बहुत परिवार के लिए सहयोग करें परिवार को आगे बढ़ाने में, और अपनी ग्रोथ में, अपने परिवार के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मददगार बने। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आज भी लोगों को देखता हूँ कि वो कमाने दमाने के चक्कर में कम रह रहे हैं, राजनीति लोगों को, तो वो सब ठीक है, ये सारी सेकेंडरी है, बट एट द एंड आपको रोटी खाने के लिए, आपको कपड़े पहनने के लिए, आपको दवाई खाने के लिए पैसे चाहिए। सही बात। तो मैं कहूँगा कि रोजगार सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हर इंसान की ज़िंदगी में। उसके बाद आप बाकी किसी सेकेंडरी काम पे ध्यान दें, क्योंकि अगर आपके पॉकेट में पैसे नहीं हैं तो कोई गरीब आदमी अगर आपके सामने है, वो मर जा रहा है, आप उसका कोई मदद नहीं करोगे। आप उसको, अगर आपके पास पॉकेट में पैसे नहीं, आप उसको उठा के हॉस्पिटल ले जा सकते हो, बट ओवर देयर ऑल्सो दे चार्ज सम मनी। आप जब तक अपने पॉकेट मजबूत नहीं करोगे, आप जब तक अब ये मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप किसी भी स्थान पे चले जाओ, किसी भी स्थान पे अगर आपको किसी की मदद करनी है, छोड़ दो अपनी महत्वाकांक्षा, छोड़ दो, अगर आपको किसी की मदद भी करनी है तो आपको फाइनेंशियली मदद करना पड़ेगा, और वो ज़रूरत है। क्योंकि आज के ज़माने में, दादाओं के ज़माने में क्या होता था, घर का फसल होता था, घर का अनाज होता था, लोग दोनों हाथ से देते थे। लेकिन आज क्या है, अगर आपको एक नमक भी खरीदना है, नमक खैर, आपको अगर आटा चावल भी खरीदना है तो मार्केट से खरीद के देना है। तो फॉर एवरीथिंग यू नीड मनी। और अगर आप फाइनेंस का मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो मुझे लगता है कि आप बाकी सारी चीज़ में फेल हो जाओगे। तो ऐसे कि अगर आप युवा हो, आपके पास समय है, तो सबसे पहला जो काम हर युवा को करना चाहिए, अपने परिवार के उन्नति में, अपने परिवार को बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए, और एक स्टैंडर्ड सैलरी, एक हेल्दी सैलरी घर के अंदर जरूर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सर जब आपने डिसाइड किया कि इतना बड़ा स्कूल गांव में बनाना है, तो घर का क्या सपोर्ट था और गांव के लोगों का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये स्कूल सिर्फ एक गांव के लिए नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 10 साल में ये राष्ट्र स्तर पर स्कूल को पहचाना जाए, और हम उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बदलेगी वैसे वैसे हम बहुत आगे जाएंगे। मेरा आगे जाना एक सेकेंडरी, अगर हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे स्कूल के फैमिली ग्रो कर रही है तो सभी ग्रो करेंगे। तो उस सोच के साथ मैं इस फील्ड में आया, और जब सबसे पहले मैंने अपने पिताजी को कहा कि मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ जिसमें ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहती है, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि स्कूल चलेगा? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को, अब चूंकि एक जनरेशन गैप है,
तो मैं उनको उस तरह से चीजें नहीं सिखा सकता था, समझा सकता था जो जनरली आज के जमाने में होना चाहिए। बट चूंकि करियर को लेके मैं बड़ा जिद्दी हूँ, फ्यूचर को लेके बड़ा जिद्दी हूँ, और मुझे लगता है कि ये करियर मेरे करियर के लिए या जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ करने के लिए वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं किसी से भी लड़ लूंगा, अगर भगवान है तो 1 मिनट के लिए मैं भगवान से भी लड़ने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा खोलना है तो खोलना है। स्कूल मैंने खोला, आसपास के सारे लोगों ने, किसी ने कहा कि 6 महीना चलेगा, किसी ने कहा 1 साल चलेगा, किसी ने कहा 2 साल का चलेगा। मतलब जब आप कहते हो, जब आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो मोटिवेशन के लिए बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जब कॉन्ग्रेचुलेशन की बात आती है तो आपके पास हजार भीड़ होती है। इन शॉर्ट कि जब आप कुछ आगे अच्छा करना चाहते हो तो आपके पास लोग नहीं होते जो आपको बिल्कुल मोटिवेट सही करें, बात। वो आपको डाइवर्ट करेंगे, वो आपको तोड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है कि अगर कोई मुझे जितना मेरे बारे में शिकायत करता है या जितना मुझे तोड़ने की कोशिश करता है, मैं उससे मोटिवेशन एक्सट्रैक्ट करता हूँ और खुद को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि आसपास के अगर लोगों से मैं एडवाइस लेना शुरू करूँ या आसपास के लोगों को कहूँ कि आप इस बात को समझो, तो थोड़ा मैं और स्लो हो सकता हूँ। तो चीज़ों को जमाने के हिसाब से मैंने हर चीज़ अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट किया, स्कूल खोला, और मैंने ये फिक्र नहीं की कि क्या कहेंगे लोग, क्योंकि कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सही बात। लोगों का काम है कहना, और कुछ चीज उनके लिए ही छोड़ दें, क्योंकि उनके सही पास भी कुछ काम होना चाहिए। कुछ तो लोग हाँ, कहेंगे, लोगों का काम है हाँ, कहना। बस इसी देह से मैं अभी तक आगे बढ़ रहा हूँ, और भगवान के आशीर्वाद से हम लोग बहुत आगे कर रहे हैं। पहले साल हमारे पास सिर्फ 32 बच्चे थे, आज के टाइम में लगभग 450 बच्चे हैं। तो अच्छा जा रहा है, गोइंग गुड। सर, आपने जो अपने स्कूल का नाम रखा है, वो जहाँ तक हम भी स्कूल में पढ़े हैं और देख भी रहे हैं, तो सबसे हटके नाम है। तो इसके पीछे क्या रीजन है और क्या सोच कर ये नाम आप रखे थे? अगर आप देखोगे, खैर आपको ये चीज़ें मार्केट में नहीं मिलेगी। हमने टेंसनलाइन का स्कूल फील्ड में ट्रेडमार्क ले रखा है। ट्रेडमार्क इसलिए ले रखा है क्योंकि हम बहुत लंबा सोचने में यकीन करते हैं। मैं, मेरा विद्यालय, सारे लोग, हम लोग बड़े विजनरी चीज़ों को अज्यूम करते हैं, और ये सोचते हैं कि कोई भी काम करे तो उसको ख़त्म ना करे, वो एक बार शुरू हुआ, क्योंकि परंपरा होती है, आप शुरू करो तो इसको बहुत लंबा चलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि जैसे डायमंड किसी ने कहा कि बहुत ज़्यादा चमकता है, तो मैंने कहा कि डायमंड तो दुनिया कहती है कि बहुत ज़्यादा चमकता है, आपका क्या कहना है बहुत ज़्यादा चमकने वालों के लिए। तो टेंजनाइट आया, और टेंजनाइट से हम ये कहेंगे कि टेंजनाइट एक ऐसा चीज़ है जो रेयर है। अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपकी जो खूबी है, आपकी जो आवाज़ है, आपके जो कंटेंट है, आपकी जो वीडियोग्राफी है, जिस सिचुएशन से आप लड़ रहे हो, जिस सिचुएशन से आप ऊपर उठे हो, ये सिर्फ आप जानते हो। और जब सही आप बात में है। निखार आएगी, जब आप में निखार आएगी, तब आप बेशकीमती हो जाओगे, तब आपके हर समय कीमती हो जाएंगे, तब आपसे के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। तो हमारा ये ध्येय हमेशा रहता है कि बच्चे जो हमारे हों, क्योंकि टेंसराइट अगर देखिएगा तो महज एक नाम है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा मोटिवेशन छुपा हुआ है। जब तक आप खुद को बेशकीमती नहीं बनाएंगे, दुनिया वाले आपको नहीं पूछेंगे, आपकी कोई कीमत नहीं रहेगी। और यहाँ से लगता है कि टेंसराइट कितना बेशकीमती हो सकता है कि इससे निकलने वाले हर बच्चे बहुत ज्यादा आगे बढ़े और खुद को टेंसराइट के रूप में दुनिया में, ऐसे ही जैसे आपकी अभी आपकी पॉडकास्ट चमक रही है, हमारे बच्चे भी चमके। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपका ये सोच देखकर कि आप अपने स्कूल का नाम रखे हैं फ्यूचर देखकर। जी, बहुत अच्छा लगा सर। स्कूल खोलने का जो मेन मोटिव था, मैं लिटरली इस पूरे पैटर्न में चेंजेस लाना चाहता हूँ, क्योंकि पिताजी ने बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में भेजा, बहुत अच्छे अच्छे जगहों को मैंने एक्सप्लोर किया है, और मुझे लगा कि अगर ये सारी चीज़ें वहाँ हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं। हमने जो स्कूल शुरू किया है इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि लोगों को सोचने में, लोगों की सोच बदलने में, चीज़ें बदलने में थोड़ी समय लगती है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जब तक उसमें लोग खुद को नहीं, अपने अंदर ज्ञान नहीं भरेंगे, शिक्षा से दोस्ती नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। और पूरे समाज को, पूरे नस्ल को, पूरे आने वाले 100 सालों को अगर आपने अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं आपकी इस चीज़ में, तो वो शिक्षा के माध्यम, शिक्षा सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसमें। इसलिए मैंने स्कूल को चुना और इस फील्ड को चुना, और मुझे लगता है कि इसमें हम धीरे धीरे बहुत आगे भी जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर कि आप आगे जाएं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आने वाले टाइम में हम राजनीति में भी दिखेंगे, तो सर हम लोग को कब दिखेगा कि सर आप शादी कर रहे हैं? शादी तो एक रिचुअल है, इसे तो पूरा करना ही है, बट मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक शादी
कि ऐसी बातें हैं, हो जानी चाहिए। लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं घर का हूँ इकलौता, जी सर। और लड़की ऐसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो आपको रिस्पेक्ट करे, आपके फैमिली को रिस्पेक्ट करे, और जो ज़िम्मेवारी आपके ऊपर है, क्योंकि चीज़ें जब बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको आगे बढ़ाने की बात बाद में करते हैं, उसको सँभालने की बात करते हैं। तो जो कंधे से कंधे मिला के बराबर में चीज़ों को सँभाले, और जिस प्रोफ़ेशन से मैं हूँ, जैसे मैं स्कूल से हूँ, तो पैरेलली चीज़ें होती हैं, तो लोगों की समझ होती है। जैसे वो समझ सकते हैं कि भाई क्या है, क्योंकि एक बार आप शादी कर लो बहुत जल्दी में, और फिर चीज़ें बिगड़ती हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। सही बात है। और आज के ज़माने में मैं खुद को ही नहीं, मेरे जितने भी छोटे भाई हैं, जितने भी लोग हैं जो मेरे आस-पास हैं, मैं उनको सबको यही एडवाइस दूँगा कि आप भले ही 1 साल 2 साल लेट से शादी करो, लेकिन समझदारी से शादी करो। शादी क्योंकि ज़िंदगी में एक बार ही होता है, और आप बहुत जल्दी के चक्कर में, या बहुत दहेज के चक्कर में, क्योंकि बहुत सुंदरता के चक्कर में, इन सारी चीज़ को दिमाग में रखते हुए बहुत जल्दी अगर आप शादी कर लोगे, बाद में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तो आजकल नीला डब्बा, लाल डब्बा, ये सारी कहानियाँ फिर इसी देखने को मजबूरी में मिलेगा। देखने को मिलती हैं। सर जहाँ जो बात आपका है दहेज का, तो सर आपका माइंडसेट क्या है? नहीं, मुझे लगता है सर, दहेज तो नहीं लेना चाहिए किसी को, क्योंकि दहेज क्या होता है? दहेज का अगर मैंने जो डेफिनेशन पढ़ा है, अगर आप दहेज देखोगे, तो दहेज उस लड़की के पिता ने, जिसने दहेज दिया है, उस लड़की का कीमत सेट किया है। ये मैं हॉट बात कह रहा हूँ आपको, गर्म बात है, कि भाई मैं तुझे पढ़ा नहीं सका, मैं तुझे काबिल नहीं कर सका, तो तुमको इन सब चीज़ से बचाने के चक्कर में जो मैंने पैसे बचाए हैं, वो एक अच्छे लड़के को मैं दे रहा हूँ। ये कंपनसेशन है कि आप इसको ठीक से रखिएगा। अगर कोई लड़की काबिल होती है, जैसे मेरी खुद की बहन है, बड़ा अच्छा किया उन्होंने, मेरे अब तो सारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि घर में रिजल्ट आता है तो समाज में बहुत बड़ा मैसेज आता है। तो दहेज क्या होती है, आप उनसे पूछना जिसकी 2 बेटी हो, 4 बेटी हो, 6 बेटी हो। पिता अभी पिछले बेटी के कर्ज से उभरा नहीं कि अगले बेटी की शादी के लिए दहेज देना पड़ता है, अभी दूसरे से उभरा नहीं, तब तक मेडिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर तीसरे बेटे के लिए कर्ज। वो इंसान खुद को, लोग बेटी को बोझ इसी परिस्थिति में समझने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है, चूंकि मैं एक विद्यालय का संचालक हूँ, मुझे लगता है कि आप जब बेटी को शिक्षित बना देंगे, तो दहेज वहेज का सिस्टम सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब कंधा से कंधा मिलने लगेगा तो लोग बहुत समझदार हो जाएंगे। सही बात है सर, बहुत बड़ा बात आपने बोला दहेज को लेकर, जी। और अच्छा भी लगा सर। चलिए सर, थोड़ा स्कूल और लाइब्रेरी और ये सब फैसिलिटीज से हट के क्वेश्चन करते हैं आपसे कि सर, आपका हमेशा वीडियो देखते रहते हैं कि आपका जो लगाव है और जो सोच है, पॉजिटिव जो सोच है, वो राजनीति की तरफ ज़्यादा है। राजनीति की तरफ ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं फुल टाइम एक टीचर हूँ, और मैं खुद को टीचर ही सुनना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं जब बायो में लिखता हूँ तो खुद को एंटरप्रेन्योर लिखता हूँ। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है कि जो किसी भी चीज़ों को शुरू करता है, और चीज़ों को शुरू करने में क्या लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, क्या पापड़ बेलना पड़ता है, वो आप भली बात इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि आपने ये चैनल शुरू किया है। जी। तो चूंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ, अच्छा खासा पकड़ है राजनीति में, चाहे लोगों का इतना प्यार सम्मान मिलता है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि ये इंटरेस्ट लाजमी है। और राजनीति एक ऐसा चीज़ है, जब दुनिया में आप कहीं भी जाओगे, आप अगर खा रहे हो, आप अगर घूम रहे हो, आप अगर बातें कर रहे हो, तो ये सारा किसी न किसी राजनीतिज्ञ ने ही इस कानून को बनाया होगा, उनकी डिस्कशन हुई होगी। अगर आपको पॉलिसी मेकर बनना है, तो कहने का तो वो आईएएस, आईपीएस, सचिव, सेक्रेटरी बनाते हैं, बट सामने से होते हैं नेता। और नेता अगर उस चीज़ को बनाएगा तभी आप लोगों के लिए एग्जीक्यूट करोगे। अगर आप सच में समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले आपका एक तगड़ा जुबान होना चाहिए। तगड़ा जुबान, उस जुबान में बातें ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को समझ में आए। अब मैं चूँकि भाषण देता हूँ, कभी-कभी बहुत सारे मंचों पे मैंने कहा है, तो मेरे जो स्कूल्स के दोस्त हैं वो कहते हैं कि तू बोलते-बोलते भोजपुरी क्यों बोलता है? मैंने कहा भाई, भोजपुरी हमारे लोग हैं। सही बात है। अगर मैं भोजपुरी नहीं, मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ वहाँ पे, लेकिन इसका क्या मतलब है? आप डिक्टेटर नहीं हो ना कि आप भले लोग समझे चाहे नहीं समझे, आपको लोग सुनेंगे। तो मैं इस चीज़ को ऐसे फॉलो करता हूँ
कि आप अगर जनता के लिए या किसी के लिए, अपने लोग के लिए, जनता को छोड़ दो, जनता बहुत बड़ी शब्द हो गई, आप अगर अपने लोगों के लिए भी कुछ करना चाहते हो तो आपको राजनीति आनी चाहिए, राजनीति की समझ होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति की समझ से आपको ये समझ में आता है कि क्या समाज के लिए, क्या आपके लिए बुरा है, कहाँ आपको पुश करना है, कहाँ आपको रोकना है। और मुझे लगता है कि सिर्फ बोलने आना और इन सारी चीज़ों का ही पूरा योगदान नहीं है। आपकी टाइमिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए, आपकी होल्ड होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नेता बनोगे, आप भीड़ में कम दिखते हो, आप जनता में कम दिखते हो, आप सिर्फ भाषण देते हो। तो मुझे लगता है कि सिर्फ भाषण देना और सिर्फ बोलना वो राजनीति नहीं होता है। मैं लोगों के लिए बहुत काम करता हूँ और अगर आप देखोगे लगभग पौने 500 स्टूडेंट हैं। 500 स्टूडेंट में 40 ऐसे बच्चे हैं जो कोई फीस नहीं देते हैं। उनकी फैमिली नहीं फीस दे पाती है, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापार का परिस्थिति बहुत खराब बहुत है। खराब हो लोग गया आज बालू के से टाइम में। बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। हमने आज तक किसी बच्चे को ये नहीं कहा कि आपकी फीस 30,000 हो गई, आपकी फीस 40,000 हो गई, आप स्कूल छोड़ के चले जाओ। कभी किसी से ये बात नहीं कहा। सर आपके स्कूल में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है सर? स्कूल में आप सबसे पहले आप इंक्वायरी जो कर रहे हो, अगर आप चाहो तो टेलीफोनिक इंक्वायरी कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे हमारे कैंपस में आओगे, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बच्चे एंट्रेंस टेस्ट देंगे, क्योंकि प्री में कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, दैट इज 3 years और 3.5 years। तो उसमें कोई प्री जो प्ले हमारा क्लास है उसमें एंट्रेंस नहीं होता। उसके ऊपर आपको किसी भी क्लास में जाना है। मुझे लगता है नर्सरी के लिए ओरल टेस्ट होता है और उसके ऊपर किसी भी क्लास में जाने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर चूँकि आसपास के जो बच्चे आते हैं वो उनकी बेसिक्स तो इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है, और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा इंग्लिश सब कुछ है, लेकिन इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो हर चीज़ को मजबूत करता है। आपके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके साइंस को स्ट्रॉन्ग करेगा, बिकॉज इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज भाषा पे जब तक नियंत्रण नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर इसमें कोई वीक है एग्जाम में, अगर इंग्लिश में वीक जाता है या उसके टेस्ट बिलो 50% आते हैं, तो हम उनको डिमोट करते हैं। जनरली क्या हर केस में डिमोट करते हैं, और स्पेशली सीनियर क्लासेस में अगर बच्चा सिक्योर नहीं करता है हेल्दी मार्क्स, तो हम बच्चों को नहीं ऊपर क्लासेस में एडमिशन लेते हैं, चाहे हमारे स्ट्रेंथ कम हो ऊपर के क्लासेस में। बट अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, अगर आप सरवाइव कर पाओगे ऊपर क्लास में, तभी हम आपको ऊपर एडमिट करेंगे। नीचे के लिए एंट्रेंस पूरे स्कूल को देना होता है, पूरे क्लासेस के लिए, लेकिन नीचे में थोड़ा नेग्लेक्ट होता है 1-8%। बच्चे लेकिन ऊपर के हाँ छोटे बच्चे हैं, ऊपर के क्लासेस में नेग्लिजेंस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो भी होगा वो एक्यूरेट होगा, हाँ पढ़ने वाले हाँ, होंगे। क्योंकि सर हम अब तो खैर हमें तजुर्बा हो गया। 32 बच्चों से हमने 1 साल चलाया था, दूसरे साल हमारे 47 बच्चे हुए, तीसरे साल हमारे 92 बच्चे हुए। तो मुझे लगता है कि इससे तो कम नहीं ही जाएगा, परिस्थिति चाहे कोई भी हो। तो जब हम उस परिस्थिति में अच्छा कर गए, तो अब आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि कमजोर, हम ये नहीं कहेंगे कि कमजोर बच्चों को हम एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन आप जिस क्लासेस में उसके उम्र के हिसाब से अगर प्रेशराइज करोगे तो ये मुश्किल है। क्योंकि बच्चों को इतना तो समझ में आना चाहिए कि टीचर क्या पढ़ा रहा है वो समझ में है। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि बैकअप क्लास में क्या पढ़ाएगा वो समझ में है। बैकअप क्लास नहीं समझ में आ रहा तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस में क्या पढ़ा रहा है वो समझ में है। अगर बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे लगता है कि फिर ये सोचने की बात है। सर ये जो हमारा- एंट्रेंस एग्जाम है बच्चों का, हाँ, इसमें सर जो टीचर वगैरह आप नए जो वैकेंसी में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस होता है सर? टीचर्स की वैकेंसी भी बहुत अच्छी है हमारे। मुझे लगता है सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, क्योंकि आप भी हमारे क्षेत्र से आते हैं। आप हमारे विद्यालय के किसी भी क्लास के क्वेश्चन पेपर को उठा लो, स्पेशली क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहाँ से बच्चे बनने शुरू होते हैं, आप उठा लो और आप पूरे छपरा जिला का किसी भी स्कूल में, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में, किसी भी स्कूल का पेपर उठा लो, कंपेयर करो, आपको चीज़ें और फर्क साफ की साफ दिख जाएगी। अगर उसमें मैं कहीं चूकूंगा, आप मुझे मैसेज करना कि सर आप मेरे पॉडकास्ट में झूठ बोल के गए, और मैं पॉडकास्ट में आकर सॉरी बोल दिया। नहीं सर, लेकिन दूसरी हम बात- क्वेश्चन पेपर देखेंगे जरूर एक बार। जी, आप बिल्कुल श्योर देखो, आप कंपेयर करो। होता क्या है सर, हमारे स्कूल में बच्चे मार्क्स लाते नहीं हैं, मार्क्स कमाते हैं, और उन्हें एक एक आधा नंबर के लिए जूझना पड़ता है। जब आप हमारे स्कूल के बच्चों को देखोगे तो वो 180 मिनट का पेपर होता है, जो एफएज होते हैं 180 मिनट का होता है, वो 180 मिनट राइट, 179 मिनट, मतलब 179 में उनका खत्म नहीं होता है। वो उन्हें लिटरली लिखना पड़ता है, और इतने सारे क्वेश्चन, क्योंकि है क्या ना, जो एक बार चीजें पढ़ लेते हैं वो दोबारा नहीं आता है उनकी जिंदगी में। और उनको इस तरह मोटिवेट किया कि भाई तू ये पढ़ ले
और एल्स तुझे 12th के बाद वापस से जब तू IAS IPS का तैयारी करेगा तो 6-6 घंटे लाइब्रेरी में बिताने पड़ेंगे यही चीज पढ़ने के लिए। सही बात तो है। क्यों ना आप इसी समय पढ़ लो कि आगे आपके पास समय थोड़ा बच जाएगा। और सर टीचर जो ज्वाइन करते हैं हाँ, उनका टीचर का influence सर उस पे टीचर का आता है। कह रहा था मैं। टीचर जब हम टीचर हमारे ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले उनका बेसिक इंटरव्यू होता है। बेसिक इंटरव्यू के बाद सबसे पहले उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर बेसिक इंटरव्यू होता है। उसके बाद हमारे 4 टीचर के पैनल बैठते हैं। 4 टीचर में 4 टीचर के हायरिंग में मैं रहता हूँ पर्सनली। उसके बाद उनके एक सब्जेक्ट टीचर होते हैं, उसके बाद उनके एक स्कूल के हमारे कोऑर्डिनेटर होते हैं, और उसके बाद एक दूसरे सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। सब्जेक्ट टीचर से बेनिफिट होता है कि आपको सब्जेक्ट के बारे में वो बताएंगे। मैं होता हूँ, मैं आपकी स्किल्स को चेक करूंगा, मैं आपके जो भी चीजें हैं उसको चेक करूंगा। जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो एकेडमिक्स से रिलेटेड आपकी टैलेंट को चेक करेंगे, और जो दूसरे सब्जेक्ट के होते हैं, क्योंकि आप एक टीचर हो तो मैं नहीं कहूंगा कि मैथ्स के टीचर को हिंदी भी जानना चाहिए, बट इतना हिंदी जानना चाहिए कि कोई बच्चा अगर डाउट पूछे तो वो मदद कर सके, है ना। सही तो बात ये प्रोसेस है। फिर उनको इस राउंड से निकलना पड़ता है। वो लगभग 1.5 घंटा से 1.25 घंटा से 1.5 घंटा का वो प्रोसेस है। अगर वो उसमें क्लियर करते हैं फिर उनका हैंडराइटिंग टेस्ट होता है। हैंडराइटिंग टेस्ट नीचे की क्लासेस में जरूरी है बच्चों, क्योंकि आप उनको लाइन पे लिखना ही सिखा रहे हो। अगर वो क्लियर करते हैं फिर उसके बाद क्लास में डेमो देते हैं। क्लास में डेमो देते हैं, फिर हम रिव्यू लेते हैं पूरे उस क्लास के बच्चों का, और उसके बाद टीचर्स का। अगर वो क्लियर होते हैं फिर सैलरी नेगोशिएशन होता है। उसके बाद अगर वो सबके पास क्लियर करते हैं तो फिर वो ज्वाइन करते हैं स्कूल। क्योंकि सर जो टीचर का प्रोसेस है ना सर वो जरूरी है। हाँ, क्योंकि आजकल जितने भी क्षेत्र में सर स्कूल है बिल्कुल। वो कम पैसे पे कैसे भी टीचर को रख जी लेते जी हैं, जी जी और जो कि ये चीज गलत है। जी। और आने वाले टाइम में उन सब स्कूलों का हालत ये हो जाता है सर कि वो धीरे 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 बंद होने लगते हैं। पैसे अगर आप कहोगे तो पैसे तो बहुत ज़रूरी है जी सर। इसके लिए आप फीस चार्ज करते हो, लेकिन अगर उसके साथ अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आप किसी को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, 2 बार बेवकूफ़, बार बार नहीं बना। अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। यही कारण है कि जब कोको कोला बना था तो पहला दिन भी कोको कोला का वही टेस्ट था जो उनका आज टेस्ट। सही बात। क्वालिटी से कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सर स्कूल के बारे में तो बहुत कुछ जाने, और काफ़ी अच्छा स्कूल है आपका, और फैसिलिटीज़ वगैरह भी काफ़ी ऊंचे लेवल का है। लेकिन सर गांव के बच्चों के लिए आप इतना करते हैं, और जो यूथ है जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए आपने अभी तक कुछ किया है या कुछ करने का सोचे है? उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक जनरल कॉम्पिटिशन्स की जो कोचिंग्स होते हैं, मैं अच्छे टीचर्स, आई मीन हंट ऑफ गुड टीचर्स जो अच्छे हों, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको भी शुरू किया जाए। बट फिलहाल हमारा एक सेल्फ स्टडी सेंटर चलता है एकाग्रता के नाम से, एकाग्रता लाइब्रेरी कह सकते हैं आप उसको। उसमें क्या होता है, जब मैं घर से सुबह उठता था तो मैं देखता था बहुत सारे बच्चे सुबह हमारे घर के बगल में स्टेशन है गोल्डनगंज, वहां से जाते थे, ट्रेन पकड़ते थे 7 बजे 6 बजे, और वो शाम के 4 बजे 5 बजे 6 बजे आते थे। सबसे पहले अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको फिजिकली फिट रहना चाहिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आपको रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा तो आप फिजिकली फिट नहीं हो सकते हो। सही बात। तो हमने क्या किया कि एक प्लान क्योंकि था पहले से, तो उसको एग्जीक्यूट किया। उसमें क्या था कि बच्चे हमारे पास लगभग 8-9 बजे आ जाते हैं, और जितना देर उनको पढ़ना होता है वो घर जाते हैं, खा के फिर वापस आते हैं, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। और फैसिलिटीज़ में आप कभी कहीं कमी नहीं देख सकते हो। जो शहर में अच्छे लाइब्रेरी नहीं दे पा रहे, विच वी आर प्रोवाइडिंग। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है हमारे लाइब्रेरी में, टाइम का कोई शेड्यूल नहीं है। टाइम का कोई शेड्यूल नहीं है इन द सेंस कि आप टाइम बाउंडेड नहीं है कि आपने एक शिफ्ट का पैसा लिया है तो आप एक शिफ्ट ही पढ़ोगे। शिफ्ट का कोई सिस्टम नहीं होता है। एक बार आप उसमें एडमिट कराओ, आप उसमें उसकी जो भी मंथली चार्जेस हैं वो आप पे करोगे, उसके बाद आप पूरे दिन बैठ के पढ़ सकते हो। और मैं इतना तक कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा 24 घंटा पढ़ने वाला है, 24 घंटा तो कोई पढ़ता नहीं है, 24 घंटे इन सेंस कि रात में पढ़ने वाला है, तो एकाग्रता उसके लिए भी अवेलेबल है। आप रात में पढ़ना चाहो, रात क्योंकि शांति होती है रात में लोग थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं कुछ लोग, तो उनके लिए भी थोड़ा आसान होता है। बट अभी तक हमारे पास ऐसे कोई बच्चे हैं नहीं, तो 11 साढ़े 11। ये लाइब्रेरी कब से स्टार्ट हुआ है आपका? ये लाइब्रेरी मुझे लगता है 1.5-2 साल से शुरू है, और फुल टाइम आप उसमें स्ट्रेंथ लगभग दिन में दोपहर में आप देखोगे तो उसमें 60-70 बच्चे के आसपास फुल टाइम उसमें रहते हैं। सर कुछ ऐसे बच्चे हुए जिनका उस लाइब्रेरी से पढ़ के रिजल्ट वगैरह आया? पिछले 1 साल में, मैं 1.5 साल नहीं कहूँगा, 1 साल में मुझे लगता है कि 10 से 12 बच्चों के रिजल्ट आए। 10 से 12 बच्चे आपके बहुत अच्छा किए, और मुझे लगता है कि अब उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है।
उसके लिए भी हमारा एक प्रोग्राम है स्कूल में, मोटिवेट करने के लिए उनको अवार्ड एंड ऑल भी देते हैं। और हमारे स्कूल का कुछ सिंपल लाइब्रेरी का सिंपल मोटिव भी है कि आप बीपीएससी जैसे एग्जाम्स की पीटी निकाल के आओ, वी डोंट चार्ज एनीथिंग, बट आपको ये बात कहना होगा कि आपकी जब तक रिजल्ट नहीं आती है, आप मेंस क्लियर कर लेते हो, तो उसके आगे जितनी भी पढ़ाई होगी आपको अपने लाइब्रेरी में ही रहना पड़ेगा। तो आप बीपीएससी यूपीएससी इन सारे एग्जाम्स की पीटी निकाल के आओगे तो हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन के तौर पे है। क्योंकि गांव में अगर कोई रह के छोटी जगह पे रह के और इतना बड़ा कर रहा है तो हमारा भी कुछ अपना दायित्व बनता है कि उनको पुश करें। और उनका अगर मंथली लाइब्रेरी फीस ही अगर हम छोड़ देते हैं तो उससे ना ही लाइब्रेरी पे कुछ खास फर्क पड़ता है, लेकिन उस बच्चे के लिए मुझे लगता है कि एक, क्योंकि अगर आप पढ़ने लिखने वाले बच्चों को देखोगे तो 1000-1500 रुपये उनके लिए बहुत है, पढ़ने की उम्र में सबके लिए बहुत होता है। तो मुझे लगता है कि उससे उनको थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा और चीजें और थोड़ी अच्छी होंगी। सर आपने बताया कि एक्स्ट्रा क्लास भी 2 बजे के बाद होते हैं, तो सर उसका कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले तो उसमें क्या होता है, हमारा स्कूल 9 to 2 चलता है। उसके बाद हमारे सारे टीचर्स को एक रूम अलॉट कर दिया जाता है, आप फलाना आदमी इस क्लास में जाएंगे, ये इस क्लास में जाएंगे, इस क्लास में जाएंगे। रूम अलॉट करने के बाद क्या होता है कि जब एक टीचर क्लास में पढ़ाता है तो उसको पता होता है कि कौन सा बच्चा मेरा अच्छा है, कौन सा बच्चा शैतानी कर रहा है वो अच्छा कर सकता है, कौन सा बच्चा कमज़ोर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिनको डाउट हो वो उस टीचर को उस क्लास में जाके उनसे पढ़े। इन केस चूंकि शैतान बच्चे होते हैं, बच्चे शैतानी करते हैं, इसीलिए पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते और वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो टीचर्स आर आस्क्ड टू रेक्टिफाई द स्टूडेंट्स जो लिटरली कमज़ोर है या शैतान है, फिर उनको अपने पास ले आना है, उनको पढ़ाना है, उनकी जो भी कमज़ोरी है उस पर काम करना है। और इस पे मुझे लगता है कि इन सारे चीज़ों को करते करते हमने 2 और चीज़ शुरू किया है। एक तो हमारे स्कूल में सुपर 30 बैच चलता है। सुपर 30 बैच में हम उस पर इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बच्चों पे, ग्रामेटिकल इंग्लिश पे और प्रैक्टिस पे भी। उसका क्या बेनिफिट है, आपको उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखेगा। जब बच्चे कंपटीशन में जाएंगे तो फिर आपको इंग्लिश की अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, ग्रामर्स की अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। और ये उन बच्चों की, ये सुपर 20 के नाम से चलता है, सुपर 20 के नाम से हमारे स्कूल में चलता है। उसमें हर महीने टेस्ट होता है। जो बच्चे उस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं वो सुपर 20 से बाहर हो जाते हैं, और बाकी अगर और भी बच्चे जो होते हैं वो टेस्ट देते हैं जो इंटर, क्योंकि ये एक प्रोसेस है अंदर और बाहर जाने का। मुझे लगता है कि टॉप 10-15 बच्चे उसमें हमेशा कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन 7-8 बच्चे बाहर आते हैं अंदर। और ये सुपर 20 इसीलिए रखा गया है ताकि बच्चों को थोड़ा आभास हो, वो क्लासेस में बच्चों को एक्स्ट्रा उस पर मेहनत किया जाता है और वहाँ उनका रहना, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको इस चीज़ की जरूरत समझ में आती है। और दूसरा हमने निकाला पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास। उसमें क्या होता है, चूंकि हम छोटे जगह से आते हैं और मेरे से पर्सनली पूछो तो मैं स्कूल में मुझे ग्रास हॉपर बोलने नहीं आता था। तो र ढ ड इन सारी चीज़ों की प्रोनाउंसिएशन हमारे पास के बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। जब बाहर में जाते हैं दे कॉल इट पढ़ाई। आप बहुत बच्चों से सुनना, वो पढ़ाई बोलते हैं, वो ग्रास हॉपर बोलते हैं, ऐसी चीज़ें को क्लियर नहीं कर पाते हैं। उनको कभी कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि ऐसे समाज से हम लोग आते हैं जहाँ इन सारी चीज़ों को लोग ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज करते हैं। तो हमें लगता है कि बच्चों को उस तरह भी हम लोग ऐसे डेवलप करते हैं ताकि जब वो इस समाज के बाद आगे जाए फर्दर स्टडीज़, तो उनको पर्सनालिटी के तौर पे कोई ये ना जज करे कि भाई ये कहाँ से आया है, ये गांव से आया है, या बिहार से आया है, छपरा से आया है। क्योंकि इस चीज़ की जलीलियत हमने देखी है, महसूस की है। बाहर में लोग लिटरली मजाक उड़ाते हैं आपके बोलने के तरीके पे, आपके खाने के तरीके पे, आपके कपड़े पहनने के तरीके पे। तो अगर इन सब चीज़ पे हम आज से काम कर रहे हैं तो बच्चों के लिए लाइफ लॉन्ग ये थोड़ा चीज़ें आसान अच्छा हो जाएगा। बाद में दिक्कत होता है, हम लोग भी फेस करते हैं, अभी भी करते हैं, क्योंकि बचपन में हम लोग को ये मिला नहीं, और आज जाके हम लोग को ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ये क्लासेस लेना पड़ता है। मेरा इवन यहाँ तक प्लान है कि जब हमारा बोर्डिंग स्कूल हो जाएगा 1-2-3 साल बाद, तो कपड़ा पहनने से लेके कपड़ा पहनने इन सेंस की कॉम्बिनेशंस, जैसे आप कुछ लोगों को देखोगे वो ब्लैक शर्ट पहन लेंगे और येलो रेड पैंट पहन लेंगे, जूता पीला पहन लेंगे। मतलब इन शॉर्ट कि आपको अगर कॉर्पोरेट में जाना है या प्रोफेशनल लाइफ में जाना है तो ये सारी चीजें आपको, यू हैव टू लुक स्मार्ट। और ये सारी चीजें निखार तभी आती है जब आप थोड़ा बहुत आइडिया हो आपको। इनफैक्ट बोर्डिंग स्कूल जब आएगा, हमारा मेस बन जाएगा, तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे को हम उसमें खाने, आपके फोक हो, नाइफ हो, स्पून हो, प्लेट में कैसे खाते हैं, ग्लास कैसे उठाते हैं, इन सारी चीजों को भी ट्रेनिंग एक टाइम के बाद हम लोग देना शुरू करेंगे। मेरा सिंपल विजन है, जब बच्चा टेंजनाइट का हो और वो टेंजनाइट से 1000-2000 किलोमीटर दिल्ली बॉम्बे जाए,
तो कोई ये ना कहे कि आपके विद्यालय ने आपको क्या सिखाया है। सही बात है सर। वो बाहर निखर गया, निखर गया है, उसके लिए पहचाना जाए, अपनी काबिलियत के लिए। बाद में जाके जैसे हम लोग आज कोसते हैं, जी, बुराई तो नहीं कर सकते नहीं कि बुराई तो स्कूल खैर स्कूल किसी है, की नहीं हो जी, वो तो कभी हमारी नहीं कर पहचान सकते हैं, लेकिन एक मन में मलाल रह जाता है कचोटता कि हमको ये मिलना चाहिए था, जी जो मिला नहीं। जी और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को आगे देखेंगे जो नए होंगे, उनको ये बता देना चाहते कि जो पॉडकास्ट है मेरे अंदर काफी टाइम से चल रहा था कि सर को बुलाएं और इस स्कूल के बारे में हम बात करें, क्योंकि जो मलाल मेरे अंदर रह गया था बचपन से, जो शौक था मेरा हॉर्स राइडिंग का, स्पेशली ये मेरे को हिट किया था, इसलिए हम आपको आज यहाँ बुलाए। क्योंकि जो हम लोग को नहीं मिल पाया वो हमारे गांव के आस पड़ोस के बच्चे को मिले, और हम वीडियो बनाए और कुछ लोग इससे प्रभावित होकर आपके जो संस्थान है आपके स्कूल से जुड़े और वो इस चीज़ का लाभ उठाए। जो हम लोग को नहीं मिला वो ज़िंदगी वो लोग जिए और बाद में उनको मलाल ना रहे, जैसे आज हमको मलाल है वो मलाल उनको ना रहे। इसलिए ये पॉडकास्ट बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन कुछ काम आ गया था तो हम यहाँ से चले गए थे, नहीं तो ये 1 महीना पहले हम सोचे थे कि आपको बुलाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर आप यहाँ पॉडकास्ट विद अभिजीत में बहुत अच्छा हमको लगा। सर आपका क्या फीडबैक है, कैसा लगा आपको मेरा स्टूडियो और मेरा सेटअप और मेरे जितने भी टीम मेंबर हैं? पॉडकास्ट विद अभिजीत चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप इस फील्ड को चुने और इस फील्ड में टिके रहना, ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि पिछले 6 महीना 8 महीना से आप इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे, चूंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और नीचे से ऊपर उठना 0 to 1 बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो आपके पास कोई नहीं होता है, आपके आसपास आपके लिए कोई नहीं होता है, आपको जो करना होता है आप खुद ही करते हैं। और अपॉन दैट आप जहाँ से मैं आता हूँ उस छोटे से जगह से आके और इतना कुछ एक साथ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे लिए गर्व की बात है, हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आप मुझे बुलाएं और शिक्षा से संबंधित चीजों को इतना इम्पोर्टेंस दिए, क्योंकि एक जो समाज है वो बिना शिक्षा के कुछ नहीं होता है। और आप कितने शिक्षित हैं, कितने समझदार हैं, आपकी शिक्षा समाज को क्या योगदान दे रही है, इन सारी चीज को आप दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं आजीवन इस चीज के लिए आभारी रहूंगा। और जो आपका सेटअप है, ये मुझे देख के इतना खुशी हो रहा है कि ये हम छोटे जगह से आ रहे हैं और वो सारी चीजें कर रहे हैं जो लिटरली हम कभी यूट्यूब पे, कभी टीवीज पे, कभी रील्स पे देखा करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, आपकी टीम बहुत आगे बढ़े, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और 10 साल बाद जब आप 200-250 मिलियन के साथ मुझे वापस बुलाओगे, तो मुझे लगता है कि तब चीजें आपके पास बहुत सारी ऐसे सवाल भी होगी जो आप कहोगे कि सर तब आपने ये कहा था, अब आप कहाँ हैं। काउंटर क्वेश्चंस होंगे, रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे, तब 10 साल बाद वापस इस चीज को हम लोग रिकनेक्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि आप अगले 10 साल में इसी लगन के साथ, इसी मेहनत के साथ, इसी R&D के साथ लगे रहें, तो 250 मिलियन कोई बहुत बड़ी टारगेट नहीं है। क्योंकि 10 साल जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो सर 0 to 1 में ही सब कुछ है। सही बात और आप एक सेट टारगेट अचीव कर चुके हैं, एक बार जब आगे बढ़ेंगे आप, तो आप बढ़ते चलते हैं। सही बात है सर। और जो मेरा ये सेटअप है सर, सब कुछ मेरे टीम के ऊपर है, बिल्कुल, ये मेरा पर्सनल कुछ नहीं है। बिल्कुल आज हम 0 से शुरू, जबकि जब हम शुरू करना चाहते थे तो खुद डिमोटिवेट हो गए थे, क्योंकि बहुत लोगों से एडवाइस लेने के चक्कर में। लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं, मेरे जो टीम के मेंबर हैं, उन लोगों का सपोर्ट था कि सब हो जाएगा। एक टाइम आएगा कि हम लोग बहुत ऊपर रहेंगे। और आज उन लोग का कारण, उन लोग का सपोर्ट है कि हम अभी यहाँ तक आए हैं और अभी आगे जाएंगे। और उन लोग का सपोर्ट हमेशा बना रहे, बस हमेशा बना रहे सर। और मैं अपने ऑडियंस से, अपनी तमाम जनता से ये भी कहना चाहूंगा कि आप अब पॉडकास्ट विद अभिजीत चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और खूब सारा प्यार दें, क्योंकि आपका प्यार ही हमें और इन्हें मोटिवेट करेगा कि आप आपके सामने और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आए। थैंक यू। थैंक यू सर।